जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे CDS 2 2020 में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। देखिए, इससे पहले हमने CDS 1 2021 और 2021 के दोनों पेपर, इसी तरह से 2022 के दोनों पेपर, ये सारे पेपर हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप इन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप बस प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और सबसे खास बात ये होगी कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिविल सर्विसेज के लिए, NDA के लिए, CDS के लिए, CAPF के लिए, CISF के लिए, या फिर UPSC के द्वारा ही नहीं, अगर आप SSC और रेलवेज के लिए द्वारा भी जो एग्जाम लिए जाते हैं, अगर आप उनके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि जो फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। और कोशिश करूंगा मैं क्वेश्चंस के सोर्सेज बताने की, ताकि आपको आइडिया चल सके कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन है, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है CDS 2 2020 का। आपसे पूछा जा रहा है, इब्न बतूता वेंट टू चाइना एज द इनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान। यानी इब्न बतूता चाइना गए थे किस सुल्तान के एनवॉय के रूप में। एनवॉय का मतलब वो होता है ना एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब राजदूत के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक, ये चार हमारे पास ऑप्शन है। तो डिटेल में बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 है। और ये चैप्टर का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, यानी यात्रियों की आंखों से भारत को देखना, भारत को समझना। तो सबसे पहले इब्न बतूता की अगर हम लोग बात करें तो इब्न बतूता ने रहला, देखिए ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हैं जब मैंने एंशिएंट बुक्स पर बात की है। उसके बाद मैंने मेडिवल इंडिया के जो बुक्स होते हैं उस पर भी कवर किया है। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर की हैं स्लाइड्स के थ्रू। आप उन लेक्चर्स को भी ज़रूर देखिए। और देखिए ये सारी चीज़ें मैं कब कवर करता हूँ, जैसे अगर कोई एक बुक पूछा गया तो उससे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द सारे बुक्स को कवर करता हूँ। तो इब्न बतूता की जो बुक है यात्रा की, उस बुक का नाम क्या है? रहला। ये आपको नहीं भूलना है। इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? रहला। ठीक है। ये किस भाषा में लिखी गई है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई आपको ध्यान रखना है, फारसी में नहीं लिखी गई है। ज़्यादातर जो मुगल बुक्स हैं वो आपको पर्शियन में देखने को मिलेंगी, लेकिन जो इब्न बतूता की जो किताब है वो अरबिक में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इब्न बतूता की जो किताब है रहला वो अरबिक में है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो जो किताब उल हिंद है, जो किताब उल हिंद बुक है जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है, वो भी अरबिक में है। ठीक है, मैंने क्या बताया? किताब उल हिंद हो गई आपकी, और दूसरा रहला। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? अल बरूनी के द्वारा। और रहला किसके द्वारा लिखी गई? अभी हमने देखा, रहला लिखी गई इब्न बतूता के द्वारा। ये जो दोनों ही बुक्स हैं ये किसके द्वारा, ये कौन सी भाषा में है? अरेबिक भाषा में। दोनों ही यात्रा से संबंधित भाषा हैं। तो फिलहाल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे हम अगर बात करें इब्न बतूता के रहला की, तो ये 14th सेंचुरी के लाइफ स्टाइल को बताता है। और अगर इब्न बतूता की बात करें तो ये मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का यात्री भारत ये पहुँचता है 1333 और 1334 के बीच। और जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ ऑफ कोर्स टेंगियर में। टेंगियर जो कि अब मोरक्को है, मोरक्को के अंदर है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये कहाँ पहुँचता है? तो सेंट्रल एशिया में ट्रेवल करते हुए इब्न बतूता सिंध पहुँचता है 1333 में। और उसे पता चलता है कि जो दिल्ली का सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, वो काफ़ी पेट्रोन है किसका? आर्ट एंड लेटर्स का। यानी काफ़ी कहानियों को, कहानीकार को, लिखने वाले को, इन लोगों को पेट्रोनाइज करता है। तो सुल्तान काफ़ी इंप्रेस हो जाता है जब वो इब्न बतूता से मिलता है तो, और उसे काजी या फिर जज अपॉइंट कर देता है दिल्ली में। काफ़ी सालों तक ये रहते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिस वजह से इसे प्रिजन में डाल दिया जाता है। एक बार जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग सुलझ जाती है तो सुल्तान फिर इसे आज़ाद कर देते हैं। और इसके बाद 1342 में इजाज़त देते हैं इसे एज एन एनवॉय बनने की, चाइना के लिए प्रोसीड करने की। यानी किसे इजाज़त दी जाती है? तो इब्न बतूता को। किसके द्वारा दी जाती है? तो किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है। तो पहला सवाल तो यही आपसे पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके दरबार में थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ से आए थे? मोरक्को से। कब आए थे? तो 1333, 333। अच्छा, कहाँ के लिए इन्वॉय गए हैं? कहाँ के लिए? ईरान के लिए, अफ्रीका के किसी देश के लिए नहीं, चाइना के लिए। ये सब बातें देखिए ऑलरेडी पूछी गई हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यही फिर से पूछी जाएंगी। इब्न बतूता की किताब का नाम क्या है? रहला। किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा। अगर इतनी बातें आप ध्यान में रख के चलते तो ऐसे ही आपसे एक से दो सवाल पक्के हो जाएंगे, बहुत बार पूछा जाता है। तो बस अगर आपको इतना भी पता है कि जो इब्न बतूता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था, तो यहाँ से आप आंसर निकाल ले जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
अगला सवाल देखिए, अल बरूनीज किताब उल हिंद वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। अभी मैंने बताया आपको अरबी भाषा में लिखी गई है। तो बहुत लोग देखिए यहाँ पे पर्सन मार्क करेंगे जो नहीं पढ़ करके जाएंगे। तो एनसीईआरटी को जब भी आप पढ़ें, हालांकि ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर की हैं बहुत अच्छे से, उन लेक्चर्स को आप जरूर देखिए। तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया कौन कौन से सब्जेक्ट से डील करती है, कितने चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर हैं। और इब्न बतूता अगर आप देखें तो इनकी जो किताब है इस पर अभी सवाल पूछा गया NDA 2 2022 में भी, वो सवाल मैं आपको बता देता हूँ। यही पूछा गया था कि किस यात्री ने उलूक और दावा की बात की है। तो देखिए बहुत लोग, मुझे पता है, जो CDS वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो NDA के क्वेश्चंस नहीं देखते, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको बहुत ही डीप में एनालाइज करना है क्वेश्चंस को, जो कि मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ चैनल के माध्यम से। ज़रूर आप NDA के क्वेश्चंस देखिए। देखिए ये पूछा गया इवन किस यात्री ने यहाँ पे उलूक और दावा की बात की है। तो उलूक क्या होता था, हॉर्स पोस्ट होता था। हॉर्स पोस्ट मतलब घोड़े के द्वारा पोस्टिंग सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। और इसके अतिरिक्त दूसरा जो है वो पैदल यात्री भी पहुँचाते थे। ठीक है, पैदल यात्री वाले जो थे वो क्या करते थे, वो क्या कहलाता था, उल्लू कहलाता था घोड़े वाला। और जो दावा होता था ये फूट पोस्ट होता था, यानी पैदल जाकर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। और ये चीज़ें किसने लिखी हैं, तो इब्न बतूता ने लिखी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। ऑलरेडी एग्जाम के अंदर पूछा गया, फिर से पूछा जाएगा। किसने, इब्न बतूता ने। तो इसका आंसर हमने देख लिया ना, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा था फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब बुक किसने लिखी। तो ये ऑलरेडी अगर आपको याद हो, मैंने किसी लेक्चर के अंदर इसे कमेंट बॉक्स में आपको लिखने के लिए कहा था। इसका करेक्ट आंसर भगवती चरण वोहरा है। क्वेश्चन के सोर्स की अगर बात करें तो ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड हिस्ट्री की बुक में मिल जाएगा। जैसे मैंने स्पेक्ट्रम लिया है, पेज 354। यहाँ पे आप देख सकते हैं बात की गई है, द फेमस स्टेटमेंट ऑफ द रिवोल्यूशनरी पोजीशन इज कंटेंट इन द बुक द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब रिटेन बाय भगवती चरण वोहरा। काफ़ी फेमस किताब है और एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को दिखाती हैं। और भगवती चरण वोहरा स्वयं एक क्रांतिकारी थे, 1920s के दशक में काफ़ी एक्टिव थे और इन्होंने काफ़ी ब्रिटिश राज से संघर्ष किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और बाकी रिवोल्यूशनरीज के साथ एसोसिएटेड थे। और कम्युनिज्म के प्रिंसिपल को अफर्म करते हैं कि जो एवरी ह्यूमन बीइंग है उनके पास इक्वल राइट है नेचर के प्रोडक्ट्स में, नेचर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे लेकर के हर ह्यूमन बीइंग के पास समान अधिकार हैं। अगला सवाल देखिए, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पास्ड। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सेशन में जो फंडामेंटल राइट्स है और जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इस पर रेजोल्यूशन पास किया गया। त्रिपुरी सेशन, लाहौर सेशन, लखनऊ सेशन या कराची सेशन। दोस्तों इस सवाल के सोर्स पर जाने से पहले ये देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ही 2 बार ये सवाल पूछा गया, 2005 में और 2010 में। आपसे ये पूछा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है, कराची सेशन के अंदर जो रेजोल्यूशन आया फंडामेंटल राइट्स पर, उसके ड्राफ्ट को किसने तैयार किया था। ये 1931 में कराची में सेशन हुआ। ठीक है, प्रिजाइड किसके द्वारा किया गया था यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन जो 2005 वाला सवाल हुआ था वहाँ पे लिखा गया था क्वेश्चन के अंदर ही। मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया, लेकिन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। और उस टाइम पे आपको बताया गया था कि जो ये सेशन हुआ था कराची सेशन, ये सरदार पटेल जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था। ओके, अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब यही क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपसे ये भी नहीं पूछा गया कि किसने प्रिजाइड किया, ये भी नहीं पूछा गया कि किसने फंडामेंटल राइट के रेजोल्यूशन को तैयार किया। सिर्फ आपसे पूछा गया है कि ये जो सेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, सिंपल ये पूछा गया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कराची का सेशन हमने देखा 1931 में कराची का सेशन हुआ जिसे सरदार पटेल जी ने प्रिजाइड किया। और ये जो तैयार किया गया फंडामेंटल राइट, ये किनके द्वारा तैयार किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये आपको नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी 2 बार पूछा गया है और सेम क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, स्टेट पीएससी में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में। आपसे पूछा जा रहा है विच हु ऑफ द फॉलोइंग हैड रिगार्डेड द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज। यानी किसने कराची सेशन को पिनेकल बताया महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी और प्रेस्टीज का। तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने बताया कि महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी और प्रेस्टीज का ये शिखर है। और जैसे अगर हम लोग देखें कंटेक्स्ट में तो 1929,
1930, ये वो टाइम था जब सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि पट्टाभी सीतारमैया और इनके बीच जब वोटिंग हुई उसके बाद से ये कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। ये सब बातें हमें पता है। तो उसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी का ये कथन होता है महात्मा गांधी को लेकर के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस था। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो ये आपको हर बुक में कवर्ड मिल जाएगी, जहाँ पे भी एनसीईआरटी से लेकर आपके जो स्पेक्ट्रम हो गई उसमें, और ये जैसे अगर आप ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी है उसमें भी आप देख सकते हैं द कराची सेशन पास द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, ओके, विच हैज़ ऑफन बीन इंटरप्रेटेड एज अ मेजर कंसेशन टू प्लेकेट द लेफ्ट, यानी लेफ्ट को प्लेकेट करने के लिए, शांत करने के लिए एक मेजर कंसेशन माना जाता है। इट इज़ ट्रू दैट सम ऑफिशियल सस्पेक्टेड इन द हैंड ऑफ एम एन रॉय एंड सम मंथ लाटर अम्बालाल साराभाई सर्कुलेटेड अ नोट अमोंग फिक्की मेंबर्स। तो इसी तरह की बातें की जा रही हैं कि किस तरह से जो एम एन रॉय जी हो गए और इनको लेकर के बातें हैं। तो देखिए, सवाल को कर जाना, यहाँ पे सिर्फ आंसर टिक करके आगे बढ़ना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि सेशन कहाँ पे हुआ, दूसरा तो ये ईयर कौन सा था 1931, तीसरा तो ये कि इसे प्रिजाइड किसने किया, अध्यक्ष कौन थे इस कराची सेशन के, तो सरदार पटेल जी। उसके बाद ये कि ये जो फंडामेंटल राइट पर रेजोल्यूशन है ये किसने तैयार किया, ये ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में दो बार पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये 4-5 पॉइंट आपको यहाँ से लर्निंग लेनी है एक क्वेश्चन के माध्यम से। अब इस क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन वाज नॉट अ सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह में कौन सा एक प्रमुख केंद्र नहीं था। ऑप्शन है हमारे पास अयोध्या, आगरा, दिल्ली या कानपुर। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो दो ऑप्शन तो आप तुरंत ही एलिमिनेट कर देंगे। दिल्ली से जनरल बख्त खान हो गए अंडर बहादुर शाह जफर सेकंड, और कानपुर से हम सबको पता है नाना साहेब, ओके। लेकिन ये जो दो ऑप्शन है अयोध्या और आगरा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि जो भी हिस्ट्री के फैक्ट हैं, अगर आप वहाँ पे आप मैप से समझ करके चलते हैं चीज़ों को तो काफ़ी आसानी होगी। ये एनसीईआरटी का मैप है, बेसिक बुक्स में आपको मिल जाएगा। प्रिंसिपल सेंटर्स ये देखिए डॉटेड में है, यानी आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में। यहाँ पे आप देखिए आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ये आपके प्रिंसिपल सेंटर्स हैं। तो आगरा यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉट में ये देखिए प्रिंसिपल सेंटर ऑफ रिवोल्ट है। तो चूंकि आगरा प्रिंसिपल सेंटर ऑफ रिवोल्ट है तो ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए अयोध्या। तो आगरा से फिर किन्होंने लीड किया 1857 के रिवोल्ट को, आगरा से लीड किए थे राव भूपल सिंह, ओके, राव भूपल सिंह। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, अयोध्या। अयोध्या वाज नॉट अ सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। वैसे अगर आप लॉजिकली भी सोचते तो आगरा ज़्यादा पास में है दिल्ली के बाकी जगहों के मुकाबले, तो यहाँ से आप एलिमिनेट करके भी इसे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या था। 1857 में रेबल्स का एक डिक्लेरेशन था या एक स्टेटमेंट था, अंडरग्राउंड मूवमेंट जो हुआ रिवोल्ट ऑफ 1942 में उसके लीडर्स के द्वारा। तो ये आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जब भी नॉट करेक्ट पूछा जाए तो वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि यही चीज़ें अगर गलत हो जाए तो फिर आंसर पूरा गलत हो जाता है। सो अगेन ये थीम्स एनसीईआरटी है, थीम 11, चैप्टर का नाम है रेबल्स एंड द राज। यहाँ पे 1857 के रिवोल्ट में काफ़ी डिटेल से बात की गई है। और मैं भी आपको बता दूँ 1857 के रिवोल्ट पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है और काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। और यूपीएससी के द्वारा 40-50 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर, वो सारे कवर किए हैं। सो ये आप हेडिंग में ही देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन की बात की गई है, जो कि कब इशू हुआ 25 अगस्त 1857 में। और यहाँ पे आपको बताया गया कि रेबल्स जो हैं 1857 के जो विद्रोही हैं वो चाहते क्या है, सारी चीज़ें बताई गई, किस तरह से हिंदू मुस्लिम्स के को मिलकर के रहना है और ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना है, इस तरह की बातें यहाँ पे की गई हैं। इश्तेहार भी इशू करना है। देखिए इश्तेहार के ऊपर भी सीरियस में क्वेश्चन आया है और ये सारा मैंने कवर किया है उसी वीडियो में, आपको बस चेक करना है हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को। और यहाँ पे जो भी रेबल्स के डिमांड है वो सारे इस प्रोक्लेमेशन के थ्रू इशू किए गए थे। नाम है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन किस चीज़ को रेफर करता है, डिक्लेरेशन है ये एक रेबल्स का। तो यहाँ पे 1 करेक्ट होता, लेकिन हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया, अगेन आपको ध्यान देना है। तो फिर हमारा आंसर होगा 2 ओनली। अगर यहाँ पे करेक्ट पूछा जाता तो ही हमारा आंसर 1 होता। तो आंसर है यहाँ पे 2 ओनली, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया। ये कोई स्टेटमेंट नहीं था, ये 1942 के रिवोल्ट से जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है।
सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और भी काफ़ी सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।